बड़े शहरों में जहां बड़ी बड़ी सड़कों पर कीमती गाड़ियां दौड़ती हैं, वहीं इन्हीं सड़कों के किनारे भूख और मुफ्सी से शिकस्ता आंखें भीख मांगती नजर आती हैं। उस जाम शहर के सबसे मशरूफ चौक पर शदीद ट्रैफिक जाम था। हर तरफ हान की आवाज़ें, धुएं का बादल और लोगों की बेचैनी। लेकिन इसी हुजूम के बीच एक नन्हा हाथ आगे बढ़ा। सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची, पुराना फटा हुआ फिराक, नंगे पांव, उलझे बाल और आंखों में भूख की चुभन। वो हर गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देती, कुछ खिला दो, भूख लगी है। मगर लोग शीशा चढ़ाकर नजरें फेर लेते। इन्हीं गाड़ियों में एक सियाह मर्सिडीज भी खड़ी थी। अंदर बैठे थे शहर के मशहूर बिजनेसमैन एहसन चौधरी और उनकी बीवी सना चौधरी, जिनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ा खानदान और शानदार बंगला। लेकिन उस वक्त उनकी नजरें उस मासूम बच्ची के चेहरे से हटी नहीं रही थी। एहसन ने झंझ कर कहा, सना, ये बच्चे तो रोज मिलते हैं, हाथ फैलाना इनकी आदत बन गई है। मगर सन्ना की आंखें भर आईं। आदत से मजबूरी एहसन, इस बच्ची की आंखों में देखो, ये भूख नहीं रो रही, ये भरी हुई मासूमियत है। सिग्नल सब हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन सना ने फौरन कहा, गाड़ी रोको, एक तरफ लगा दो। गाड़ी रुकी। सना उतरकर बच्ची के पास गई और नरमी से बोली, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने कांपती हुई आवाज में कहा, आलिया। सना ने पूछा, आलिया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? उसने नजरें झुकाकर कहा, माँ कहती है पहले पेट भरो, पढ़ाई बाद में होगी। यह सुनकर सन्ना की आंखों में आंसू भर आए। पीछे से उतरे हसन ने बच्ची को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी बीवी से कहा, देखो सना, मदद करनी है तो सोच समझ के करना, वरना यह बच्ची सारी जिंदगी भीख मांगती रहेगी। इर्द गिर्द लोग रुककर मंजर देखने लगे। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या यह दौलतमंद जोड़ा हुआ की मदद करेगा या दूसरों की तरह मुंह मोड़ लेगा? लेकिन आलिया की आंखों में उम्मीद थी। उसे यकीन था कि यह भी बस चंद सिक्के देकर चले जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ और ही होना था। सना झुककर आलिया के करीब बैठी और आहिस्ता आवाज में बोली, बेटी, अगर आज से तुम्हें भीख मांगना बंद करना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आलिया ने लसती हुई आवाज में कहा, मैं खाऊंगी क्या? माँ कहती है, अगर भीख ना मांगो तो भूखी रह जाऊंगी। ये मासूम जवाब सुनकर सना का दिल टूट गया। एहसन ने गहरी सांस ली। करीब की एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ देखते हैं, अभी कुछ करते हैं। दोनों मियाँ बीवी करीबी स्टेशनरी की दुकान पर गए और एक थैला भरकर कॉपियां, पेंसिल और कलम खरीद लाए। फिर वह थैला आलिया को थमा दिया। सना ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हें हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। ये सामान बेचो, जितना मुनाफा होगा वह तुम्हारा, लेकिन एक वादा करना होगा, कभी भीख नहीं मांगोगी। आलिया ने डरते हुए उनकी तरफ देखा। उसके नन्हे हाथ हेले का वजन संभाल ही नहीं पा रहे थे। वह सहमी हुई आवाज में बोली, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो एहसन चौधरी ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और आलिया की हथेली पर रख दिया। डरना मत, अगर कोई तंग करे तो इस नंबर पर किसी से फोन करवा देना, और याद रखना, अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। सड़क पर खड़े लोग ये मंजर देखते रह गए। कई राहगीर बड़बड़ाए, काश हर कोई ऐसे ही मदद करता तो कितने बच्चों की आंखें बदल जाती। आलिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी लौट आई। उसने पेन को मजबूती से थाम लिया, जैसे यह उसकी नई जिंदगी की चाबी हो। उस रात जब वो अपनी कच्ची बस्ती के झोपड़े में लौटी तो माँ ने पूछा, आज कितने पैसे लाई? आलिया ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ, अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, अब मैं यह बेचूंगी। माँ ने पहले डांटा, मगर जब आलिया ने हिम्मत से कहा, माँ, भूख से मरने से बेहतर है मेहनत करके जीना, तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन आलिया वही पेन और कॉपियां लेकर चौक पर पहुंची। लोग पहले तो हंसे, ये भीख नहीं मांग रही, पेन बेच रही है। लेकिन पार्ट 3, आहिस्ता आहिस्ता कई लोगों ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए पेन खरीद लिए। दिन ढलते उसका सारा सामान बिक चुका था। जेब में जो सिक्के बच रहे थे वह भीख के नहीं बल्कि मेहनत के थे। उस रात उसने माँ के सामने पैसे रखते हुए कहा, देखा माँ, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। दिन ब दिन आलिया का हौसला बढ़ता गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे बच्चों को भी साथ जोड़ने लगी। बस्ती के और बच्चे जो भीख मांगने निकलते थे उससे पूछते, ये पहन कहां से लाती हो? लोग डांटते नहीं, आर्य मुस्कुराकर कहती, भीख मांगने से बेहतर है कुछ बेचना। लोग डांटते कम हैं, सराहते ज्यादा है। रफ्तार रफ्तार कुछ बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए।
उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो कल सड़क पर इधर उधर भटकती थी, अब उसने ठेला लगाने का ख्वाब देखा। अपनी कमाई से एक छोटा सा ठेला खरीदा और उस पर पेन, कॉपियां और खिलौने सजाने लगी। अब राहगीर सीधा उसके ठेले पर आते। लोग कहते, देखो यही है असल हिम्मत जो कल भीख मांगती थी, अब सबको पढ़ाई का सामान बेच रही है। यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार पुलिस ने उसका ठेला हटा दिया, कई बार बड़े दुकानदारों ने ताने मारे, यह सड़क तेरे कारोबार के लिए नहीं है। हर बार वह टूट जाती, लेकिन फिर उसे एहसन चौधरी के वह अल्फाज याद आते, डरना मत, अब तुम्हारे पीछे कोई है। यह एक लाइन उसकी ताकत बन जाती और वह फिर से डट कर खड़ी हो जाती। वक्त के साथ उसका छोटा सा ठेला एक कारोबार बन गया। उसने अपनी बस्ती के कई बच्चों को अपने साथ काम पर लगाया। जिन हाथों में कभी कशकोल होता था, अब उन्हीं हाथों में कलम और किताबें थीं। आहिस्ता आहिस्ता 50 से ज्यादा बच्चे उसके साथ जुड़ गए। कोई अपनी स्कूल की फीस के लिए काम करता, कोई अपनी बीमारियों की दवा के लिए। आलिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि औरों के ख्वाबों का सहारा बन गई थी। कभी कभी जब एहसन और सना इसी रास्ते से गुजरते, तो काली मर्सिडीज के शीशे के पीछे से सना मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती। आलिया समझ जाती कि कोई माँ जैसी परछाई हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है। एहसन अक्सर अपने ड्राइवर से कहते, ख्याल रखना, अगर कोई इस बच्ची को तंग करे तो फौरन मदद करना, वह अब हमारी जिम्मेदारी है। साल गुजरते गए। आलिया ने मेहनत और समझदारी से छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। अब वह सिर्फ ठेले तक महदूद नहीं थी। उसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। लोग अब उसे झोपड़ी की बच्ची नहीं, बल्कि एक छोटी कारोबारी खातून कहने लगे। अखबारात ने उसकी कहानी छापी। जिस बच्ची ने भीख मांगना छोड़ा था, उसने 50 बदल दी। सना और एहसन ने जब यह खबर पढ़ी, तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सना ने एहसन से कहा, देखा एक छोटी सी मदद ने किस तरह उसकी दुनिया बदल दी। अगर सब यह सोच लें कि भीख नहीं काम दो, तो यह मुआशरा वाकई बदल सकता है। एहसन ने गहरी सांस देकर कहा, आज लगता है कि करोड़पति होने का असल सुकून यही है। हमने सिर्फ दौलत नहीं बांटी, इंसानियत बांटी है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त गुजरता गया। एहसन चौधरी की उम्र ढलने लगी। उनका जिस्म पहले जैसा मजबूत ना रहा। जहां कभी वह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत करते थे, अब वही कागज उनके हाथ से फिसल जाते। सना हर वक्त उनके पास रहती, दवाइयां देती, लेकिन उनके दिल को सबसे ज्यादा दुख अपने ही बच्चों के बदलते रवैये से मिल रहा था। 4 बेटे थे, सबके पास अपनी अपनी नौकरी, अपने घर, अपनी सहूलतें थीं। वह सब इसी दौलत पर भले बड़े थे जो एहसन ने दिन रात की मेहनत से कमाई थी। मगर अब वही बेटे अपने वालदैन को साथ रखने से कतराने लगे। एक दिन एहसन चौधरी ने सबको घर बुलाया। थकी हुई आवाज में कहा, बेटों, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। ज्यादा दिन तक अकेले संभाल पाना मुश्किल है। सोच रहा था कि बारी बारी हम तुम्हारे साथ रह लें। बड़े बेटे ने कहा, अब्बा, मेरा ऑफिस का काम इतना है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। दूसरे ने कहा, हमारा घर छोटा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जगह ही नहीं है। तीसरे ने साफ कहा, देखभाल के लिए नौकर रख लीजिए। आप क्यों बोझ बन रहे हैं? सबसे छोटे बेटे की बीवी ने तो हद ही कर दी। ऊंची आवाज में बोली, हम क्यों रखें, हमारे भी तो अखराजात हैं। बुढ़ापे का बोझ हम अकेले क्यों उठाएं? एहसन और सन्ना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों में आंसू थे, मगर अल्फाज गुम हो चुके थे, जिनके लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। वही बच्चे अब अपने माँ बाप को बोझ समझ रहे थे। महफिल में बैठे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ये सब कुछ देख रहे थे। एक ने हिम्मत करके कहा, भाई, जब बाप की जायदाद बांटने का वक्त आया, सबने बराबर का हिस्सा लिया। अब जब खिदमत का वक्त आया है, तो क्यों क्यों पीछे हट रहे हो? मगर बहू ने साफ कह दिया, पैसों की बात अलग है, लेकिन बुढ़ापे की जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे। आखिरकार किसी ने मशवरा दिया, ठीक है, अगर कोई इन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं, तो खर्च सब मिलकर उठा लो और इन्हें ओल्ड होम भेज दो। ये सुनते ही सना का दिल टूट गया। कांपती आवाज में बोली, नहीं, जब तक सांस है हम खुद झेंगे। अपने बच्चों से हमदर्दी की भीख नहीं मांगेगी। एहसन चौधरी वहीं बैठे सब सुनते रहे। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। वह आदमी जिसने हजारों मजदूरों को रोजगार दिया था, आज अपने ही घर में पढ़ाया हो गया था। अगले ही दिन एहसन चौधरी और सना ने अपना सामान बांधा और घर से निकल पड़े। दरवाजे पर खड़े बेटे बगैर कुछ कहे अंदर चले गए।
सड़क पर चलते हुए सना ने एसन का हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों बज़ाहिर बेमंजिल लग रहे थे। उसी लम्हे सामने एक गाड़ी आकर रखी। गाड़ी से एक लड़की होती, उम्र तकरीबन 25 साल, आंखों में हैरानी और चेहरे पर फिक्र। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, बाबा जी, माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं इस हालत में? एहसन ने थकी आवाज में कहा, बेटी, अब हमें कहीं और नहीं जाना। हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, हम ओल्ड होम जा रहे हैं। लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने फौरन कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आपके अपने छोड़ गए हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए भेजा है। आप मेरे साथ चलें। ऐसा ने फौरन उसे गौर से देखा। सन्ना ने आंसुओं के साथ मुस्कुरा के कहा, लेकिन बेटी, तू हमें क्यों अपना रही है? तेरा हमारे साथ क्या रिश्ता है? लड़की ने धीरे से कहा, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं वही आलिया हूं, वही बच्ची जिसे आपने बरसों पहले भीख मांगने से रोककर कलम बेचने की आदत दिखाई थी। अगर उस दिन आपने मुझे सहारा ना लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। बाबा जी, अब आपकी जरूरत मुझे है। मेरे घर में माँ बाप की जगह खाली है और मैं चाहती हूं कि वह जगह आप दोनों भरे। एहसान और सनाश्ता रह गया। एक दूसरे को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि असल रिश्ते खून से नहीं बल्कि इंसानियत से बनते हैं। सना ने रोते हुए कहा, बेटी, अगर उस दिन हमने वह छोटा सा कदम ना उठाया होता तो आज हमें यह सहारा भी ना मिलता। आलिया ने उनके हाथ मजबूती से थाम लिए। नहीं माँ जी, वह आपका नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान था। अगर आपने मुझे कलम ना दिया होता तो मैं भीख मांगते मांगते मिट गई होती। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। अब आपको अकेला नहीं रहने दूंगी। वह दोनों को अपने घर ले गई। बड़ा सा इस वाक्य ने पूरे मुआशरे को सबक दिया। लोगों ने समझा कि जायदाद बांटना आसान है, लेकिन बुढ़ापे में वालिदैन का एहतराम और खिदमत ही असल फर्ज है। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।